नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए आंख कान खोल के। सबसे पहले 4 बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी की लंबी मीटिंग के बाद शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होंगे। उनकी लीडरशिप को लेकर तीनों पार्टियों में सहमति है। महाराष्ट्र में मंत्री पद के बंटवारे को लेकर भी बात बन गई है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना को सीएम सहित 16 मंत्री पद मिल सकते हैं, जबकि एनसीपी को 14 और कांग्रेस को 12 मंत्री पद मिलने की चर्चा है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पद पर अभी सहमति नहीं बनी है। बीएचयू के संस्कृत विभाग में डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति पर शुरू हुआ छात्रों का विरोध फिलहाल खत्म हो गया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के भरोसे के बाद छात्र बातचीत को तैयार हो गए हैं, लेकिन मांग माने जाने तक क्लास और परीक्षा का बहिष्कार जारी रहेगा। जेएनयू में फीस बढ़ाने के मुद्दे पर शुरू हुए विरोध को देखते हुए मानव संसाधन मंत्रालय की हाई लेवल कमेटी ने छात्र संघ से मुलाकात की। बातचीत के बाद छात्रों की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया गया है। राजस्थान में जेसीबी मशीन से एक महिला सरपंच पर हमला किया गया। राजस्थान के जालौर के गांव से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें अतिक्रमण रोकने के दौरान मांडवला गांव की महिला सरपंच को जेसीबी मशीन ने ऊपर उठा लिया। हंगामे के बाद जेसीबी मशीन के ड्राइवर ने उन्हें नीचे उतारा और पीछे हट गई। मध्य प्रदेश के रतलाम में कुत्ते को बेरहमी से पीट कर मौत के घाट उतारने पर नगर निगम के दरोगा पर मामला दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक को कुछ युवकों ने जमकर पीटा। गुजरात के भरूच में बीच सड़क पर 2 सांडों की भिड़ंत में एक महिला घायल हो गई। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रक की चपेट में आने से बचने के दौरान एक बाइक सवार बस मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ट्रक की चपेट में आने से बचने के दौरान एक बाइक सवार बस की चपेट में आ गया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नदी किनारे अतिक्रमण हटवाने गए लेखपाल की लोगों ने पिटाई कर दी। हैदराबाद में मां दुर्गा का मुकुट चुराने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें चोर ने पहले मां दुर्गा की पूजा की और उसके बाद मुकुट चुराकर फरार हो गया। गुजरात के राजकोट में मुआवजे के लिए किसान ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। किसान ने खेत में गड्ढा खोदकर खुद को गर्दन तक दफन कर लिया। पंजाब के फरीदकोट में कबाड़ का काम करने वाला हरपाल सिंह दूसरे मशहूर कलाकारों की आवाज में गीत गाकर लोगों के बीच मशहूर हो रहा है। महल्ले दियां कुड़ियां वे मैनू तेरे बारे कहंदियां, तेरी चिट्ठी नूं ध्यान नाल पढ़ के वे गल्लां चों स्वाद नहीं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में भारी बर्फबारी और बारिश की वजह से सड़क पर 2 से 3 फीट बर्फ जम गई, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।
राजस्थान के जालौर में अतिक्रमण रोकने गई एक महिला सरपंच की जान पर बनाई। जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा था, जिसे कुछ महीने पहले हटवा दिया गया था, लेकिन दबंगों ने फिर से वहां अतिक्रमण करने की कोशिश की और जेसीबी मशीनें लेकर अतिक्रमण करने पहुंच गए। लेकिन जब महिला सरपंच अतिक्रमण रोकने गई तो अतिक्रमण करने वालों ने उन पर जेसीबी से हमला कर दिया। देखिए कैसे जेसीबी मशीन के सामने खड़े होकर महिला सरपंच उसे वहां से हटाने के लिए बोलती दिखी, लेकिन जेसीबी चलाने वाला इतना गुस्से में था कि उसने जेसीबी मशीन तेजी से आगे बढ़ाई और पहले महिला सरपंच की गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद महिला सरपंच ने जेसीबी को रोकने के लिए मलबा उठाने वाला लोहे का मुहाना पकड़ लिया, लेकिन ये सब देखते हुए भी जेसीबी के ड्राइवर ने महिला को और ऊपर उठाना शुरू कर दिया, जिससे वहां के लोग घबरा गए और जेसीबी नीचे करने को कहने लगे। लेकिन जेसीबी ड्राइवर के सिर पर तो मानो खून सवार था। उसने महिला को नीचे उतारा, लेकिन जब इतने पर से महिला ने जेसीबी को नहीं छोड़ा तो ड्राइवर ने एक बार फिर जेसीबी ऊपर उठा दी और जेसीबी को रिवर्स करते हुए महिला को अपने साथ पीछे लेता गया। हालांकि इस दौरान महिला का हाथ छूट गया और वो नीचे जमीन पर गिर पड़ी, जिस पर उसे वहां मौजूद लोगों ने जैसे तैसे पकड़ा, लेकिन जेसीबी ड्राइवर ने एक बार फिर वहां खड़े लोगों पर जेसीबी चढ़ाने की कोशिश की। अतिक्रमण वापस कब्जा कर रहा है, पंचायत का बोर्ड तोड़ा गया, मौके पर मलबा था वो जितना भी पहले जो हटाया गया अतिक्रमण का वो सारा उसके कब्जे में लिया गया, उसने ले लिया और वह नींव खुदाई करके दीवार निकाल रहा है। जब हम मौके पर गए और हमने रोकने की कोशिश की तो उसने हमारे साथ हाथापाई करने की कोशिश की। इसके लिए हमने इस काम को रुकवाने के लिए और इसको पाबंद करने के लिए थानाधिकारी जालौर ने कल रिपोर्ट दी थी, तो उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, कोई कार्रवाई। दरअसल ये जमीन पंचायत की थी जिस पर अतिक्रमण हुआ था। 22 अगस्त 2019 को ग्राम पंचायत ने अतिक्रमण हटवा दिया था, लेकिन आरोप है कि वागाराम नाम के शख्स ने फिर से वहां पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिसका विरोध करने पर सरपंच रेखा देवी पर हमले की कोशिश की गई। हालांकि पूरे मामले का किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बीच पूरे मामले का वीडियो सामने आने के बाद जालौर पुलिस ने आरोपियों को जल्द पकड़ने का दावा किया और माना कि सरपंच की गाड़ी को जेसीबी से टक्कर मारी गई, साथ ही सरपंच पर जेसीबी चढ़ाने का प्रयास किया गया। चालक ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी, इस पर मैंने तुरंत हमारे सुभाष सिंह वहां मौके पर पहुंचे और उसके लिए जिस व्यक्ति ने जो बागाराम नाम का व्यक्ति है ऐसा काम किया था उसको गिरफ्तार करने के लिए प्रयास किए जा रहे। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में एक व्यापारी को मामूली सी बात पर 3 हमलावरों ने चाकू मार दिया। जानकारी के मुताबिक लड़कों की बाइक और स्कूटी में हल्की सी टक्कर हो गई थी, जिसके बाद लड़कों ने स्कूटी सवार पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसका वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें देखा गया कि मामूली सी टक्कर के बाद एक बाइक पर सवार 3 लड़के और स्कूटी सवार आपस में बहस करने लगे। देखते ही देखते एक लड़का बाइक सवार के दूसरी तरफ गया और उस पर चाकुओं से हमला करने लगा। इसके बाद जैसे तैसे जख्मी लड़का वहां से भागने में कामयाब हुआ। दूसरे सीसीटीवी कैमरे में यह घटना और अच्छे से रिकॉर्ड हुई है, जिसमें देखा गया कि गुस्साए लड़के ने धीरे से चाकू निकाला और पहला बार लड़के के चेहरे या गर्दन की तरफ किया। इसके बाद उसने एक के बाद एक कई बार स्कूटी सवार के पेट में चाकू घूंप दिया, जिसके बाद लड़का वहां से घबराकर भाग खड़ा हुआ, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर वो गिर पड़ा। उसे डर था कि तीनों लड़के उसका पीछा कर रहे होंगे, इसीलिए वो एक बार फिर खड़ा हुआ और भागकर अपनी जान बचाई। लेकिन इस चाकूबाजी की घटना में वो गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया गया कि यह घटना 16 नवंबर को रात लगभग 9 बजे हुई, जिसके बाद घटना में जख्मी अमित जैन की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। हालांकि वारदात के दौरान कई लोग वहां आ जा रहे थे, जबकि कई लोग आसपास ही खड़े हुए थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की, जिसका फायदा उठाकर तीनों लड़के बड़े आराम से बाइक पर सवार होकर वहां से भाग निकले। हैदराबाद के एक मंदिर में पूजा करने के बहाने एक शख्स ने दुर्गा की मूर्ति से मुकुट चुरा लिया। दिलचस्प बात यह है कि चोरी से पहले ही उसने देवी दुर्गा से अपने गुनाहों की माफी मांग ली, लेकिन उसकी हरकत मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ नजर आया कि एक आदमी मंदिर में लगी मूर्ति के सामने पहुंचा और पूजा करने लगा। हाथ जोड़ने के बाद उसने गोल गोल घूमकर देवी दुर्गा की पूजा की। कई बार हाथ जोड़कर उसने मूर्ति को प्रणाम किया। दिलचस्प बात यह है कि जो गुनाह वो करने वाला था, उसके लिए उसने पहले ही देवी से कान पकड़कर माफी भी मांग ली, लेकिन पूजा अर्चना खत्म करते ही आदमी चोरी की योजना पर काम करने लगा। मूर्ति के सामने गोल गोल घूमते उसकी नजर बाहर की ओर भी थी, ताकि उसे कोई रंगे हाथ न पकड़ ले।
पूरी तरह निश्चिंत होने के बाद उसने मूर्ति की ओर हाथ बढ़ाया ही था कि उसे बाहर से किसी के आने की आहट हुई और वो ठिठक गया। किसी को शक ना हो इसीलिए वो एक बार फिर से हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जैसे ही उसे लगा कि बाहर खड़ा आदमी चला गया है, वो तुरंत मूर्ति की ओर लपका और मूर्ति के सिर पर रखा मुकुट उतार लिया। लेकिन तभी एक दूसरी मुश्किल इस चोर के सामने आ गई। मुकुट एक चेन से बंधा हुआ था, इसीलिए उसे खोले बिना मुकुट ले जाना नामुमकिन था। उसने बहुत कोशिश की लेकिन चेन से मुकुट को अलग नहीं कर पाया। इसीलिए उसे एक बार फिर देवी दुर्गा की याद आई। उसने हाथ जोड़कर एक बार फिर उनकी पूजा की और इस बार जोर लगाते ही उसने चेन से मुकुट को अलग कर लिया। फिर क्या था, उसने बड़े आराम से मुकुट को अपनी शर्ट के नीचे छुपा लिया और जिस तरह मंदिर में आया उसी तरह निकल गया। मंदिर से जब मुकुट चोरी का पता चला तो हड़कंप मच गया। चोरी का इस सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस इस चोर की तलाश में जुटी है। संसद भवन परिसर में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने शुक्रवार को संसद परिसर में इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मामले में चुप्पी तोड़ने की मांग की गई। पीएचयू में फिरोज खान की नियुक्ति के खिलाफ छात्रों ने 15वें दिन भी विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच शिवसेना ने सामना में मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि देश में बेरोजगारी पिछले 2 साल में उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी में एक स्कूल वैन में आग लग गई। जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वैन में कोई बच्चा मौजूद नहीं था। मध्य प्रदेश में रतलाम के गांव में किसान के घर में भीषण आग लग गई, जिसमें 5 बकरियां और अनाज जलकर राख हो गए। यूपी के गाजियाबाद में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका दूसरा साथी भाग निकलने में कामयाब रहा। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में तेज रफ्तार एक कार तालाब में गिर गई, जिससे एक मासूम सहित 8 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के बस्ती में बस और ट्रक की भिड़ंत के बाद दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हरियाणा के चरखी दादरी स्थित जनता महाविद्यालय में चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित द्वितीय युवा महोत्सव यूनिफेस्ट के दूसरे दिन कलाकारों ने अपनी पेशकश से समा बांध दिया। ट्रेलर और गाना रिलीज होने के बाद सलमान खान की फिल्म दबंग 3 के GIF इमेज भी आ गए हैं, जिसे सलमान खान ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का 81वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन समाजवादी पार्टी के लिए हमेशा ही एक बड़ा मौका रहा है। इस मौके पर एसपी कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। और लखनऊ में पार्टी के कार्यालय में मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन को धूमधाम से मनाया गया और उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की गई। इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। मुलायम सिंह यादव ने दूर दूर से जन्मदिन पर पहुंचे कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। आपने मेरे जन्मदिन पर सारा काम काज छोड़ करके सर्दी में आप यहाँ आए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं चंदौली में भी एसपी कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव का जन्मदिन धूमधाम से मनाया और एसपी कार्यालय में केक काटा। इसके साथ ही एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर ढोल नगाड़े भी बजाए। आज नेताजी का जन्मदिन है। समाजवादी पार्टी कार्यालय मुगलसराय में केक काट के बड़े जश्न के साथ उसको मनाया गया है। वहीं गाजीपुर में मुलायम सिंह के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने कन्या पूजन और हवन किया और उनके लंबे जीवन की कामना की। जो कहा है उस फैसले का स्वागत है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि ठीक है, हम तो जो भी हमारे दल में आना चाहेगा हम अपने दल में सबको बुला लेंगे। हम तो आंख मूंद करके स्वागत है, जो आना चाहे समाजवादी पार्टी में उसका स्वागत है। मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन का जश्न प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने अलग अलग मनाया, लेकिन दोनों ही पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि परिवार में वर्चस्व को लेकर छिड़ी जंग खत्म हो जाए। मुलायम सिंह यादव काफी वक्त से बीमार चल रहे हैं, राजनीतिक सक्रियता कम हो गई है, फिर भी इस दिग्गज नेता का जन्मदिन हमेशा की तरह बड़ा सियासी आयोजन रहा। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में अनुसूचित जाति के एक दूल्हे को शादी के लिए मंदिर के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ा। आरोप है कि इलाके के कुछ दबंगों ने मंदिर में ताला लगवाकर दूल्हे को मंदिर जाने से रोक दिया। इलाके में यह खबर आग की तरह फैली और हड़कंप मच गया, क्योंकि अनुसूचित जाति के लोग जब बारात लेकर मंदिर पहुंचे तो वहां ताला बंद मिला। मंदिर के चौकीदार ने मेन गेट पर ताला लगा रखा था ताकि दूल्हा और उसके परिवार के लोग अंदर न जा सके। जो ताला बंद गेट किसने बोला था आपको? इससे पहले इस परिवार ने बारात की पूरी तैयारी की थी। अच्छी खासी तादाद में रिश्तेदार और जान पहचान के लोग इकट्ठा थे। बारात गांव के पंचायत भवन से निकलकर मंदिर तक पहुंची, जहां एक तय मुहूर्त पर शादी होनी थी।
लेकिन आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने पहले ही उन्हें रोकने का इंतजाम कर लिया था और बारात पहुंचने से पहले ही मंदिर में ताला लगवा दिया था। तो पहले हमने कलेक्टर मोदी जी को आवेदन दिया था, उनका रिप्लाई भी आया कि हाँ भाई आपको मिल सकता है उनका। तो अभी 144 लग रही थी, उसके आगे हमने कुछ किया नहीं कि भाई गाँव का मामला जाने दो, वो दे देंगे, नहीं भी देंगे छोड़ो। हमने बाजू में टेंट वेंट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। पर इन लोगों ने फिर भी जानबूझ के मंदिर बंद कर दिया। ये माली समाज के जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष है, जो मामला पहले से ही प्रशासन की जानकारी में था, लिहाजा जैसे ही खबर मिली प्रशासन चौकस हो गया। किसी धार्मिक स्थल में अगर नहीं किसी को घुसने दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसके विरुद्ध वैधानिक आनन फानन में वहां पुलिस की टीम पहुंची और मामले को समझा। इस बीच स्थानीय लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। आखिर पुलिस के दखल के बाद मंदिर का दरवाजा खुला और देर से ही सही लेकिन शादी संपन्न हुई। लेकिन शादी के दिन जाति के नाम पर हुआ ये बर्ताव लोगों को चुभ गया। जातिवाद क्यों होना चाहिए? हमारे पास पर्ची भी है, हमारी जाति के लोगों को अभी पहले एक साल पहले दिया गया, तो हमने क्या किया इनका? क्या हम इंसान नहीं है? गलत है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। गुजरात के राजकोट में किसान ने खुद को गले तक दफन कर सरकार से मुआवजे की मांग की। दरअसल बेमौसम बारिश और चक्रवाती तूफानों की वजह से दक्षिणी गुजरात में किसानों को भारी नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से परेशान एक किसान ने खुद को एक गड्ढे में दफन कर लिया। देखिए कैसे सोयाबीन और कपास की फसल चौपट होने के कारण किसान ने अपने ही खेत में गड्ढा बनाया और उसके अंदर खड़ा होकर समाधि ले ली। किसान की माने तो उसने फसल बीमे के पैसे के लिए समाधि के जरिए सरकार को जगाने के लिए ये तरीका अपनाया है, क्योंकि फसल चौपट होने की वजह से उसे आर्थिक चोट पहुंची है, जिससे उसका परिवार उबर नहीं पा रहा। हमें समाधिનું કર્યું છે કે પાક અમારો નિષ્ફળ ગયો છે વરસાદના કારણે, અમારી પાસે કઈ પૈસા નથી, એવી અમારી માંગણી છે કરવા ખેડૂતની। અમારે આ વીમાની પ્રીમિયમ ભર્યું છે, પ્રીમિયમ અમે ભર્યું છે એના કઈ અમને વળતર આપી નથી અને આ પાક અમારો બધો નિષ્ફળ ગયો છે, એવી અમારી માંગણી છે સરકારને। बेमौसम बारिश और चक्रवातों की वजह से दक्षिणी गुजरात में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों को क्षति से उबारने के लिए राज्य सरकार ने 700 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसे 2 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मगर कांग्रेस और किसान संगठन सरकार के इतने कम पैकेज से खफा हैं। ધોરાજીની અંદર એક ખેડૂતે સમાધિ લેવાનો પ્રયાસ કરેલો છે। આ એક ખેડૂતના સોયાબીન ने 700 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जिसे 2 लाख से ज्यादा किसानों को मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा। मगर कांग्रेस और किसान संगठन सरकार के इतने कम पैकेज से खफा हैं। ધોરાજીની અંદર એક ખેડૂતે સમાધિ લેવાનો પ્રયાસ કરેલો છે। આ એક ખેડૂતના સોયાબીન છે, 10 વીઘાના સોયાબીન હતા, એમાંથી એક દાણો પણ હાથમાં આવેલો નથી, એના કારણે એને સમાધિ લેવાનો પ્રયાસ કરેલો। પોતે દેવાના ડુંગર નીચે દબાઈ ગયેલો છે અને એની પાસે નવું વાવેતર કરવાના પૈસા પણ નથી। જે સરકારે 700 કરોડ રૂપિયાનું જે પેકેજ બહાર પાડેલ છે, જે અત્યારે ખેડૂતોને 1 રૂપિયો પણ મળેલ નથી। यही नहीं, गुजरात के किसान संगठनों का ये भी कहना है कि दक्षिणी गुजरात के 18 जिलों में फसलों को नुकसान हुआ है, जिसमें किसानों की फसल हानि 8000 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में ये सरकारी पैकेज ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। पटना में जेएनयू के मुद्दे पर वाम दलों ने प्रदर्शन किया। जेएनयू में फीस वृद्धि के मुद्दे पर बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा के बाहर वामपंथी दलों ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना की किशोरी पेडनेकर को मेयर और सुहास वाडकर को डिप्टी मेयर पद के लिए निर्विरोध चुन लिया गया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दोनों को अपना आशीर्वाद दिया। दिल्ली के गौतमपुरी इलाके में मामूली कहासुनी में 3 लड़कों ने एक कारोबारी पर चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस ने इस घटना में शामिल एक नाबालिग को हिरासत में लिया है। मध्य प्रदेश में मंडला जिले के बिछिया इलाके में बिजली के तार चुराने के दौरान करंट लगने से युवक की खंभे पर ही मौत हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी थाना पुलिस ने एक गौशाला से 17 ऊँटों को बचाया। इस दौरान एक ऊँट की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रिटायरमेंट के केवल 2 दिन बाद ही दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया। न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद बंगला खाली करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाता है। देश भर के सभी नेशनल हाईवे के टोल पर इस्तेमाल होने वाला फास्टैग 1 दिसंबर तक मुफ्त मिलेगा। फास्टैग सिर्फ NHAI के POS यानी पॉइंट ऑफ सेल पर ही मुफ्त मिलेगा। बैंक से खरीदने पर ग्राहकों को पूरा शुल्क देना होगा। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और विश्वासघात करने के आरोप लगे हैं। अटॉर्नी जनरल ने नेतन्याहू के खिलाफ कोर्ट में 63 पन्नों की अभियोग रिपोर्ट पेश की। गूगल ने अपने पिक्सल स्मार्टफोन को हैक करने वाले को करीब 10 करोड़ 76 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। गूगल ने इस बात का ऐलान अपने ब्लॉग पोस्ट में किया।
संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत सैम ब्राउनबैक ने कहा कि चीन के पास दलाई लामा के उत्तराधिकारी को चुनने का अधिकार नहीं है। बीएचयू के संस्कृत विभाग में मुसलमान प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति पर शुरू हुआ बवाल फिलहाल खत्म हो गया है। छात्रों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन के भरोसे के बाद कुछ दिन के लिए अपना धरना रोक दिया है, लेकिन वो अपनी मांग से भी पीछे नहीं हटेंगे। बीएचयू के बवाल से सियासी पारा अभी भी चढ़ा हुआ है, क्योंकि लगातार धरने के साथ छात्रों ने यूनिवर्सिटी के गेट पर जमा होकर वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की। प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति से नाराज संस्कृत विभाग के छात्रों ने वाइस चांसलर का पुतला फूंका और ये फैसला वापस लेने की मांग की। बीएचयू के नाराज छात्रों ने तो फिरोज खान की नियुक्ति के मामले में सीबीआई जांच की मांग भी उठा दी। वहीं संस्कृत विभाग में मुसलमान प्रोफेसर की नियुक्ति पर छात्रों ने लगातार 15 दिनों तक धरना दी। छात्रों के धरने का आज 15वां दिन है और लगातार 15वें दिन छात्र अपने धरने को जारी रखे हुए हैं। हम धरना स्थल पे हैं और धरना स्थल का नजारा पहले हम आपको दिखाएं कि ये छात्र निश्चित तौर पे मन मस्तिष्क को शुद्ध करने के लिए बीएचयू प्रशासन के न केवल कीर्तन कर रहे हैं बल्कि हनुमान चालीसा और तमाम उन पाठों का भी सहारा ले रहे हैं जिनको लोगों के मन शुद्धि दिल दिमाग शुद्धि के लिए किया जाता है। लेकिन इस बीच राजनीतिक दबाव और बीएचयू प्रशासन की पहल रंग लाई। छात्रों ने प्रशासन की बात मानते हुए धरना फिलहाल खत्म करने का ऐलान कर दिया। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि बातचीत के लिए धरना खत्म किया गया है और इस दौरान क्लास और परीक्षा दोनों का बहिष्कार रहेगा। यानी महामना की यूनिवर्सिटी में बवाल अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, उल्टे सियासत तेज होती जा रही है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर प्रशासन को आगाह किया और लिखा, बीएचयू के वीसी को डॉक्टर खान की नियुक्ति का विरोध कर रहे छात्रों को बुलाना चाहिए और उनसे बात करनी चाहिए। विरोध कर रहे छात्रों की बात में दम है। विवाद कहीं और न बढ़ जाए, इसीलिए बीएचयू इस मामले को रफा दफा करना चाहता है, लेकिन संस्कृत विभाग के छात्र पीछे हटने को तैयार नहीं। और अब कान खोल के में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कॉलेज की छत पर हाई वोल्टेज ड्रामा। और साथ ही दिखाएंगे पिंक बॉल टेस्ट में कोलकाता हुआ गुलाबी। महाराष्ट्र में पहली बार ठाकरे सरकार का बनना तय हो गया है। मुंबई में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बीच चली लंबी बैठक के बाद बाहर निकले शरद पवार ने दो बातें साफ कर दी। पहली ये कि सरकार बनाने पर तीनों दलों के बीच सहमति है और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होंगे। मंत्री पद और सरकार से जुड़े दूसरे मुद्दों पर तीनों पार्टियों के बीच बातचीत चल रही है। बैठक के बाद बाहर आए उद्धव ठाकरे ने किसी मुद्दे पर अपने पत्ते नहीं खोले, लेकिन ये माना जा रहा है कि तीनों पार्टियों में मंत्री पद का बंटवारा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना के पास सीएम सहित 16 मंत्री पद होंगे, जबकि एनसीपी के पास 14 और कांग्रेस को 12 मंत्री पद मिलेंगे। स्पीकर पद को लेकर अभी तक सहमति नहीं बनी है और यही हाल डेप्यूटी स्पीकर पद को लेकर भी। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, मुख्यमंत्री के इशू पर कोई दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री के इशू पर आप उद्धव ठाकरे के नेतृत्व पर ऐसा करनी चाहिए, इस बात पर सहमति है। ये इशू नहीं है। बाकी जो डिटेल प्रोग्राम की बात है उसका डिस्कशन चालू है। वो पूरा होने के बाद मुझे लगता है कि कल प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेके डिटेल बताएंगे। मगर इस गवर्नमेंट की लीडरशिप उद्धव ठाकरे के पास है, इसमें यूनियनिटी है। और वहीं बैठक के बाद उद्धव ठाकरे ने चुप्पी साधे रखी, लेकिन दावा किया कि सभी मुद्दों पर बातचीत के बाद तस्वीर जल्द साफ होगी। जल्द से जल्द बनेगी, आप चिंता ना करें। सरकार बनाने का दावा कब तक पेश किया जाएगा? सुनिए, बहुत सारे मुद्दों पर सहमति हुई है, लेकिन हमने फैसला किया है कि एक भी सवाल बाकी नहीं रहना चाहिए, इसलिए सारी बातें सुलझाकर आपके सामने आ जाएंगे। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार बनाने की तैयारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि कल सरकार की पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बीच बयानों के तीखे तीर भी खूब चले। मुझे लगता था दिल्ली में बैठकर, यहाँ बैठकर सत्ता और ताकत के बल पर महाराष्ट्र की कुंडली बिगाड़ देंगे
ये छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र है और हम बाला साहब ठाकरे की शिवसैनिक है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। चाहे शरद पवार साहब हो, ये हमेशा इस मिट्टी के नेता रहे हैं और छत्रपति शिवाजी का नाम लेकर हमने राजनीति भी की है और सामाजिक कार्य किया है, बहुत बड़ा काम किया है। तो महाराष्ट्र का काम है, सत्ता है, तो दिल्ली नहीं चला सकता। जो लोग उस वक्त थे या आज हैं, उन्हें पता है कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि जर माझ्या शिवसैनिकांनी मस्जिद पाडली असेल तर मला। कोलकाता का ईडन गार्डन्स एक ऐतिहासिक लम्हे का गवाह बन गया। ऐतिहासिक लम्हा इसलिए क्योंकि वहां आज से पहला डे नाइट टेस्ट मैच खेला जा रहा है, जिसमें पिंक बॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसी वजह से पूरा कोलकाता पिंक यानी गुलाबी दिखाई दिया। आखिर वो दिन, वो पल आ ही गया जब कोलकाता का ईडन गार्डन का मैदान उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। आखिर वो दिन, वो पल आ ही गया जब कोलकाता का ईडन गार्डन का मैदान उस ऐतिहासिक पल का गवाह बना जो भारतीय क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। दोपहर 12:15 बजे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ईडन गार्डन्स पहुंची। इसके बाद शेख हसीना और ममता बनर्जी ग्राउंड पर गईं। यहां दोनों टीमों के कप्तानों ने अपने खिलाड़ियों से उनका परिचय कराया। खासकर कप्तान कोहली ने जितनी उत्सुकता से अपने खिलाड़ियों का इंट्रोडक्शन कराया, वो देखने लायक था। दोपहर 12:30 बजे नए सिक्के से टॉस हुआ। भारतीय कप्तान विराट कोहली और बांग्लादेश के कप्तान मोमिनुल हक के लिए यादगार क्षण रहा। जब ईडन गार्डन्स में टॉस किया गया, जिसके लिए खास सिक्के का इस्तेमाल किया गया। दोपहर 12:54 पर दोनों टीमों के खिलाड़ी अपने अपने राष्ट्रगान के लिए खड़े हुए, जिसके लिए इस बार बीएसएफ के बैंड का इस्तेमाल किया गया। उस पल में हर किसी ने मानो इस ऐतिहासिक लम्हे को अपने अंदर संजो कर रख लिया। दोपहर 1 बजे शुरू हुआ डे नाइट टेस्ट मैच। सफेद गेंद की लंबे इंतजार के बाद आखिर वो लम्हा भी आया जब ईशांत शर्मा ने पहली गेंद फेंककर उस सपने को साकार कर दिया जो हजारों लोगों ने सिर्फ बंद आंखों से देखा था। लेकिन आज खुली आंखों से पहली बार भारतीय जमीन पर देखा गया। आदत सी पड़ी राहुल का ध्यान और सफेद गेंद की, लेकिन अचानक ये आमतौर पर जिस उम्र में ज्यादातर युवा कॉलेज खत्म करके कई प्रोफेशनल कोर्स करने की सोचते हैं, उस उम्र में जयपुर के एक लड़के ने इतिहास रच दिया, क्योंकि 21 साल के मयंक प्रताप सिंह भारत में सबसे कम उम्र के जज बनने वाले शख्स बन गए हैं। मयंक राजस्थान के जयपुर शहर से हैं। इन्होंने न्यायिक सेवा परीक्षा 2018 को पास किया है। इतना ही नहीं, इन्होंने इस परीक्षा में टॉप किया है और अब भारत के सबसे कम उम्र के जज बनने वाले हैं, जिसके बाद उनके परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में बैठने के लिए पहले कम से कम 23 साल की उम्र जरूरी थी, जिसे इसी साल राजस्थान हाईकोर्ट ने घटाकर 21 साल कर दिया था, जिसकी वजह से मयंक सबसे कम उम्र के जज बन पाए। जब ये परीक्षा दी तो लगा कि मुझे जो भी मैंने मेहनत की है 5 साल कॉलेज में और 5 साल कॉलेज उसके बाद कॉलेज से निकलने के बाद वो रंग लाई और मैंने ये सफलता हासिल की है। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपकी सफलता आपकी कदम चूमेगी और आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगा। जेएनयू के छात्रों का हॉस्टल मैनुअल और फीस बढ़ोतरी को लेकर विरोध जारी है। इस बीच एक और जहां जेएनयू के एडमिन ब्लॉक में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित हाई पावर कमेटी की बैठक हुई, वहीं दूसरी ओर छात्रों का प्रदर्शन भी जारी रहा। जानकारी के मुताबिक एमएचआरडी पैनल की बैठक में यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष वीएन चौहान, प्रोफेसर अनिल सहस्त्रबुद्धे, एआईसीटी प्रोफेसर रजनीश, यूजीसी के सचिव जेएनयू पहुंचे और उन्होंने जेएनयू छात्र संघ की तरफ से अध्यक्ष आयुषी घोष, उपाध्यक्ष साकेत मून, सचिव सतीश चंद्र यादव के साथ मीटिंग की। हालांकि इस बैठक में जेएनयू के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार शामिल नहीं हुए। हालांकि छात्रों की मांग थी कि वीसी को भी इस बैठक में शामिल किया जाए। कहा जा रहा है कि मीटिंग में भी जेएनयू छात्र संघ अपनी मांग पर अड़ा हुआ था। मीटिंग खत्म हुई तब भी जेएनयू के छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से गठित हाई पावर कमेटी के सदस्यों के सामने इन लोगों ने नारेबाजी की। छात्रों का कहना था कि जब तक पूरी तरह से फीस बढ़ोतरी वापस नहीं ले ली जाएगी तब तक वो आंदोलन रोकेंगे नहीं।
हालांकि उन्होंने कहा कि एमएचआरडी पैनल ने उनकी बातें सुनी हैं और उनकी कई मांगों से वो सहमत भी थे। सर फीस क्यों नहीं बढ़ना चाहिए? हमने उसका सबसे लॉजिकल जो आंसर दिया कि सर 2 फीस स्ट्रक्चर होने से जो कैंपस का जो एक इंक्लूसिव जो नेचर है वो कहीं ना कहीं डिटेरिएट होगा, अमंग द स्टूडेंट्स एक डिस्क्रिमिनेशन पैदा होगा, डिफरेंसेस पैदा होगा और जो इंक्लूसिव नेचर है वो खत्म होगा। दूसरी बात हमने रखी कि सर जो यूनियन को बार बार डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं उसको इनका जो रवैया है उसको खत्म करने के लिए आप उनको रिकमेंड कीजिए कि यूनियन को वो जल्द से जल्द रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि यूनियन जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चुना गया बॉडी है, वो इस कैंपस का मैंडेट है और यही 2 रिकमेंडेशन था। और हमने ये भी बोला कि अगर ये 2 रिकमेंडेशन अगर वाइस चांसलर मानने में अगर इनकेपेबल होते हैं, अगर वो इनकम्पिटेंट हैं तो उनको रिजाइन करके यहाँ से जाना चाहिए। तो फिलहाल यादव जी क्या लगता है आपको बात कहाँ अटक रही है? 3 लोग और थे, क्या तीनों अलग अलग मत थे या किस तरीके से? नहीं, तीनों लोगों का मत बिल्कुल सही था। वो लोग हमारे बात से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे। वो उन्होंने बोला कि आपकी जो मांग है इसको हम एज इट इज सामने रखेंगे, मतलब इन द सेंस की गवर्नमेंट को रिकमेंड करेंगे और कहीं ना कहीं ये लोग हमारे डिमांड सेटिस्फाई दिखे। लेकिन अब देखना ये होगा कि गवर्नमेंट इस उनके रिकमेंडेशन को कैसे लेता है, एडमिनिस्ट्रेशन उनके रिकमेंडेशन को कैसे लेता है। वो हमारी बात से सहमत हुए कि जो फीस है वो नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने बोला कि ठीक है फीस को जो है कम्युनिटी नहीं होना चाहिए, फीस एजुकेशन जो है सभी का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो इन चीजों को लेकर के हमने भी बात रखी। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। और अब आपको दिखाते हैं इंटरनेट के धमाकेदार वायरल वीडियोस जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। है ना कमाल ये लड़का, 15 सेकंड और इस बच्चे की लाजवाब परफॉर्मेंस। ये देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं। 3 ईंट और उसमें भी 2 ईंट पर खुद को टिकाना है और 1 ईंट आगे से उठाते हुए पीछे लानी है और फिर दोनों ईंट पर उछलकर पैरों को टिकाना है। कमाल का ये गेम जापान का है और देखिए ये बच्चा कितनी आसानी से इस गेम को खेल रहा है। ये गेम खेलना कितना मुश्किल है इसका अंदाजा आप इसके पीछे मौजूद दूसरी लड़की को देखकर लगा सकते हैं। ये बच्ची जितनी जल्दी जल्दी आगे बढ़ रही है वहीं वो लड़की बड़े आराम से कदम बढ़ा रही है। साइकिलिस्ट और स्टंट का चोली दामन का साथ और खतरे इसमें उनका पूरा साथ देते हैं। अब इस शख्स को ही ले लीजिए, देखिए कभी ये लकड़ी की दीवार पर साइकिल चला रहा है तो कई ऊबड़ खाबड़ जमीन पर अपनी साइकिल को हवा में उछाल रहा है। साइकिलिस्ट के स्टंट का ये वीडियो न्यूजीलैंड का है जहां ये शख्स खतरों से खेलता हुआ साइकिल चला रहा है। जी हाँ, ये शख्स किसी इंसान नहीं बल्कि जेसीबी मशीन के साथ वॉलीबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। और देखिए तो जेसीबी भी इस शख्स की उसकी प्रैक्टिस में काफी मदद कर रही है। ये शख्स कभी सिर से तो कभी हाथों से बॉल को थ्रो करता है, लेकिन जेसीबी का ध्यान नहीं भटकता, वो उसे बॉल वैसे ही वापस करती है जैसे उसके पास बॉल आती है। आपको बता दें जेसीबी मशीन के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जो उसे कंट्रोल कर रहा है। जनाब ये पेंटिंग है लेकिन ये बिना ब्रश और बिना पेंसिल के बनाई गई है। इस लड़के ने इस पेंटिंग को लिपस्टिक से बनाया है। देखिए कैसे लिपस्टिक को अपने होठों पर लगाता है और फिर दीवार पर किस करता है और इस तरह बनती है सुंदर लड़की की सुंदर तस्वीर। झनकार तेरे मेरे प्यार की। ओडिशा के उत्कल विश्वविद्यालय परिसर में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। इसके चलते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। उत्कल यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित परिजा लाइब्रेरी की छत के ऊपर एक अज्ञात युवक चढ़ गया और छत से कूदकर वो आत्महत्या की धमकी देने लगा। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को मिलने के बाद युवक को छत के ऊपर से उतारने की कोशिश शुरू की गई और दमकल की स्काईलिफ्ट को मौके पर बुलाया गया, जिसके बाद 70 फीट की ऊंचाई से युवक को उतारने की कोशिश शुरू की गई। युवक को बचाने के लिए छत के चारों तरफ जाल बिछा दिया गया, जिसके बाद 4 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल विभाग की टीम ने इस युवक को सुरक्षित नीचे उतारा। देखा दिल्ली में पानीपत सियासत चरम पर है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चाबंदी कर रखी है। संसद में भी इस मामले की गूंज सुनाई दी। बीजेपी सांसद विजय गोयल ने कहा कि आधी दिल्ली बोरवेल और टैंकर का पानी पीने को मजबूर है, लेकिन दिल्ली सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है।
दिल्ली में पानी कितना दूषित, गंदा, जहरीला है, इस पर बहस हो सकती है, पर हम सब जानते हैं कि हम खुद सब लोग बॉटल्ड या आरओ का पानी पी रहे हैं। अभी आदरणीय रामविलास पासवान जी ने कहा था, एक अधिकारी केंद्र सरकार का हो जाए, एक दिल्ली का अधिकारी हो जाए, घर घर में से सैंपल उठा लीजिए और उसके बाद तय कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज एयर प्यूरीफायर की बिक्री से पता लग जाएगा वायु में कितना प्रदूषण है। आरओ, बॉटल्ड वाटर और आरओ से पता लग जाएगा कि पानी कितना गंदा है। आज लाखों लोग पानी का टैंकरों का डॉक्टर बंदा प्रकाश विजय गोयल प्लीज, मिस्टर विजय गोयल माइक ऑफ। हालांकि आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर दिल्ली को बदनाम करने का आरोप लगाया। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि आरओ कंपनियों से डील कर दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। कंपनियों के साथ डील करके, भ्रष्टाचार करके रामविलास पासवान जी ने दिल्ली को बदनाम करने की कोशिश की है। और वो कोई महाराजा नहीं है। मैं उनको देख रहा था कि वो कह रहे हैं हम सिर्फ मुख्यमंत्री का बयान का जवाब देंगे। मैं राज्यसभा का सांसद हूं, इस सर्वोच्च संस्था का सदस्य हूं। हम लोग कोई सवाल पूछते हैं तो प्रधानमंत्री को भी आके सदन में जवाब देना पड़ता है। वो कौन से महाराजा हैं? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई व्हाट्सएप के जरिए भारतीय सेना की निजी जानकारी हासिल करना चाहती है। इस खुलासे के बाद भारतीय सेना ने अपने जवानों को अलर्ट कर दिया है। भारतीय सेना ने व्हाट्सएप को लेकर सभी जवानों को सतर्क कर दिया है। इस संबंध में भारतीय सेना ने एक एडवाइजरी भी जारी की है। सेना ने जवानों को व्हाट्सएप अकाउंट की सेटिंग तुरंत बदलने की सलाह दी है। सेना को आशंका है कि पाकिस्तानी जासूस भारतीय सेना में सैनिकों के माध्यम से सेंध लगाने की फिराक में हैं। इसके लिए भारतीय सैनिकों को एडवाइजरी जारी की गई है। गुवाहाटी में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ रैली निकाली गई। असम के गुवाहाटी में कृषक मुक्ति संग्राम समिति ने सीएबी यानी सिटीजन अमेंडमेंट बिल के खिलाफ राजभवन तक विशाल रैली निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे के मौके पर मंत्री बाला बच्चन ने आम लोगों के साथ बस में सफर किया। उत्तराखंड के रुड़की में नगर निगम के चुनाव में 40 वार्ड के मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। केरल में एक स्कूल में सांप काटने से 10 साल की छात्रा की मौत के खिलाफ लोगों ने स्कूल पहुंचकर जोरदार हंगामा किया। इस मामले में सरकार ने लापरवाही बरतने के आरोप में एक स्कूल शिक्षक और एक डॉक्टर को बर्खास्त कर दिया। भारतीय सेना ने सैनिकों को अपने व्हाट्सएप सेटिंग में बदलाव करने के लिए एडवाइजरी जारी की ताकि वो पाकिस्तान की खुफिया इकाई की ओर से व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़े जाने की साजिश से बच सके। पंजाब के गुरदासपुर में गन्ने के बकाये की अदायगी न किए जाने के खिलाफ किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। आगरा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 65वें राष्ट्रीय अधिवेशन में चित्रकला प्रदर्शनी का उद्घाटन मेयर नवीन जैन ने किया। पंजाब के मानसा में गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व पर आई लव मानसा सेंट्रल पार्क का मंत्री गुरप्रीत सिंह ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड में देहरादून की पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह शुक्रवार को भी शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 40,359 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 54 अंक फिसलकर 11,914 पर बंद हुआ। और लौटना फौरन वापस बने रहिए हमारे साथ। क्या इंसान, क्या भगवान, हर कोई बंदरों के आतंक में जी रहा है। यहां तक कि मंदिर भी लोहे के जाल से घेर दिए गए हैं। पूरे शहर में बंदरों का खौफ इतना बढ़ गया है कि इसकी गूंज जब संसद में सुनाई दी। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन बंदरों की गिरफ्त में है। पुलिस चौकी जाल में बंद है। घर दुकानों पर ताले लगा दिए गए हैं। और तो और भगवान भी जाल में बंद रहने को मजबूर हैं। मजबूर है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं मंदिर है और इस मंदिर में हर जगह जाली लगी हुई है जिससे बंदर इसमें प्रवेश न कर सके। मंदिर के साथ घर भी है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से सभी घरों को जाली से कवर्ड किया गया है। जहां कपड़े सूखते हैं, बच्चों की खेलने की जगह है, उन सबों को जाली से कवर्ड किया गया है। किसी भी घर पे अगर हम नजर डालें तो यहाँ लोहे का जाल उन्हें नजर आएगा। इन बवाली बंदरों को इन्हें चोर कहें तो गलत नहीं होगा, इन्हें गुंडे कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये पलक झपकते ही आंखों से चश्मा, हाथों से मोबाइल और जो कुछ हाथ में नजर आता है सब कुछ छीन लेते हैं। घर से बाहर निकलते ही लोगों पर हमला बोल देते हैं।
हाथ से सामान लाओ तो हाथों से खींचे जा जाते हैं। इवन कोई चश्मा पहन के आएगा तो चश्मा भी उतार के ले जाते हैं कि बंदरों ने तो इतना आतंक फैला रखा है। बहुत है, छीना झपटी करते हैं सारी चीजों की, जैसे कुछ सामान ले जाते हैं तो छीन लेते हैं। बंदरों के इस आतंक की गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। गुरुवार को मथुरा से सांसद हेमा मालिनी ने लोकसभा में बंदरों के आतंक का मुद्दा उठाया। वृंदावन जो बहुत घना जंगल हुआ करता था, जहाँ बंदर लोग खुशी से रहते थे, खाते पीते थे, लेकिन आज सिर्फ बिल्डिंग है और पेड़ तो बहुत ही कहने लायक भी नहीं है, इतने ही हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ के बंदर, भूखे बंदर जो हैं, खाने की तलाश में घर घर जाकर आतंक मचाते हैं। बंदरों के आतंक को देखते हुए मथुरा वृंदावन में डॉक्टरों ने बंदरों की जनसंख्या नियंत्रित करने की कोशिश भी की, लेकिन उससे बंदर और हिंसक हो गए और हमले करने लगे। और अब चलते चलते आज का गीत। आज कार्तिक आर्यन का जन्मदिन है। उनकी फिल्म प्यार का पंचनामा 2 के इस खूबसूरत गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। नमस्कार।